हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा एक बार फिर से आपका पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर संडे एक ये सिलसिला बन चुका है जहां पर हम लोग वीकली इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की न्यूज लेके आते हैं और उसी सिलसिले में आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। और विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। और हमारा पहला आर्टिकल जो है वो पहला आर्टिकल है कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क पर। तो इसका कंटेक्स्ट क्या है? तो देखिए, इसका कंटेक्स्ट ये है कि जो 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है ना, 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू द यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको हम सीबीडी बोलते हैं, जो कि 1992 में रियो समिट में हम लोग ने स्टार्ट करा था, अडॉप्टेड द कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, तो एक हमारा कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है जिसको इसने अडॉप्ट कर लिया है COP 15 ने। The Montreal meeting was the 15th edition of this conference, also known as COP 15। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा जो मॉन्ट्रियल मीटिंग थी, मॉन्ट्रियल आप जानते हैं कनाडा में है ना, मॉन्ट्रियल का जो मीटिंग था वो 15th एडिशन था, इसीलिए इसको हम COP 15 भी बोलते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, 188 ऑफ 196 मेंबर्स गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब आपके जो गवर्नमेंट हैं, जो मेंबर्स हैं बेसिकली आपके 188 कंट्रीज, बेसिकली आप कह सकते हैं 188 कंट्रीज ड्यूरिंग द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अडॉप्टेड द कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क दैट सेट्स आउट 4 goals फॉर 2050 एंड 23 टारगेट्स फॉर 2030 टू सेव एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी। तो बेसिकली क्या हुआ है, 196 कंट्रीज जो है, 196 कंट्रीज में से 188 कंट्रीज जो हैं उन्होंने क्या अडॉप्ट करा है? उन्होंने अडॉप्ट करा है कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसको हम बोलते हैं GBF। और ये जो GBF है, इसने टारगेट सेट करे, इसने कुछ गोल सेट करे हैं, जैसे कि 4 गोल्स हैं 2050 तक जो उसे अचीव करने हैं और 23 टारगेट्स रखे हैं 2030 तक। और ये सब इसलिए हुआ है कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी को सेव करा जा सके, कंजर्व करा जा सके। अब यहां पर बात करते हैं कि CBD क्या है। ठीक है, यहां पर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है क्या? तो याद रखिएगा, CBD इज द इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट एंड द फेयर and equitable sharing of the benefits arising of the utilization of genetic resources। ठीक है, तो यहां पर जब हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज नॉट ओनली रिलेटेड टू योर एनिमल्स और माइक्रोबियल, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर प्लांट्स। ठीक है, और हम जानते हैं कि फॉरेस्ट हो गया, राइट, फॉरेस्ट के पास रहने वाली कम्युनिटीज हो गई, इन सभी को फॉरेस्ट से फायदा होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सेंटर गवर्नमेंट है या एक पर्टिकुलर कोई विंग है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फॉरेस्ट का फायदा मिल रहा है। यहां पर बात करी गई है कि फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट्स होने चाहिए जो भी हमें यहां पे जेनेटिक रिसोर्सेज से मिल रहा है। प्लस यहां पर एक चीज और बोली गई है कि कंजर्वेशन करना है, किसका? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना है, कंजर्व करना है उसको। एंड थर्ड चीज क्या है? सस्टेनेबल यूज करना है। ऐसा नहीं बोला है कि आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को यूज ही नहीं, मतलब फॉरेस्ट को आप यूज ही नहीं करें, या जो और भी वहां पर आपके बायोडाइवर्सिटी से कंपोनेंट है उनको आप यूज नहीं कर सकते। यूज करिए, बिल्कुल यूज करिए, लेकिन सस्टेनेबल यूज होना चाहिए। ऐसा यूज नहीं होना चाहिए कि आपने यूज करा और आने वाली जो नई फ्यूचर हमारी जनरेशन है उसको आप इससे इन रिसोर्सेस से क्या करें, आप उनको बेसिकली उनको वो मिल ही ना पाए वो रिसोर्स, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर याद रखिएगा कि ये फॉर्म कब हुआ था? तो ये फॉर्म हुआ था रियो अर्थ समिट 1992 में फॉर्म हुआ था ये। ठीक है, अब जो ये फॉर्म हुआ था रियो अर्थ समिट 1992 में, यहां पर तीन और आपके बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस जो थे वो फॉर्म हुए थे, जिसमें से था आपका UNFCCC विच इज यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके बाद आपका था द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और एक था द कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, है ना। तो ये 3 आपके कन्वेंशन रियो समिट में हुए थे, ये इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना है। दूसरी चीज, CBD की जो गवर्निंग बॉडी है वो कौन सी है? तो वो है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ठीक है, चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम लोग क्या बात है। यहां पर देखिए, हम लोग को समझना है कि जो कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है वो है क्या, बेसिकली व्हाट इज दिस। ठीक है, तो इट्स एम इज टू, जो ये आपका GBF है, इसका एम क्या है? इट्स एम इज टू एड्रेस बायोडाइवर्सिटी लॉस, रीस्टोर इकोसिस्टम
एंड प्रोटेक्ट इंडिजीनियस राइट्स। ठीक है, तो यहां पर क्या बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसको समझें, उसको रोकने का प्रयास करें, यहां पर रीस्टोर करें इकोसिस्टम्स को, वो इकोसिस्टम्स जो कि आपके डैमेज हो रहे हैं, लॉस हो रहा है, उसको फिर से रीस्टोर करा जाए, और जो यहां पर इंडिजिनियस लोग हैं, यहां पर जो कम्युनिटीज हैं, उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करा जाए। ठीक है, तो ये इसका एम है बेसिकली। इसका की फोकस एरिया क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जीबीएफ मतलब कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क गोल्स एंड टारगेट डू नॉट प्रोहिबिट द यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बहुत बड़ी बात है, डू नॉट प्रोहिबिट द यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि आप बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स को यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन बट कॉल्स फॉर सस्टेनेबल यूज एंड अ शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहां पर यह बात कही गई है। दूसरी चीज, इट एम्फसाइजेस रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस कम्युनिटीज दैट ट्रेडिशनली प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं, जो हमारे बायोडाइवर्सिटी है, फॉरेस्ट है ना, जो हमारे इकोसिस्टम है, उसको ट्रेडिशनली प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमें जो है क्या करना है, इनके राइट्स के रेस्पेक्ट, हमें इनकी राइट्स को समझना है। ठीक है, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, एंड देयर इन्वॉल्वमेंट इन कंजर्वेशन एफर्ट्स। It advocates similar role for women and local communities। तो जो लोकल कम्युनिटीज और विमेन हैं, उनका भी सिमिलर रोल है, उनको भी हमें उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है। यहां पर की फोकस एरिया इसका है। इसके बाद अगर आप बात करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की, तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आल्सो फाइंड अ स्ट्रांग फोकस। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि केवल बायोडाइवर्सिटी में हम फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम लोग कर रहे हैं उस पे भी यहां पर फोकस करा गया है। इट ऑल्सो बिसाइड्स एम्फसाइजिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर पे जो सस्टेनेबल प्रैक्टिस है उस पे तो ये एम्फसाइज करता ही है, इसके साथ साथ एक्वाकल्चर, फिशरी और फॉरेस्ट्री पे भी ये एम्फसाइज करता है ना। यहां पर ये बात कही गई है कि द एग्रीमेंट कॉल्स अपॉन मेंबर्स टू अडॉप्ट बायोडाइवर्सिटी सपोर्टिंग मेथड्स। ठीक है, यहां पर बोला गया है कि बायोडाइवर्सिटी सपोर्टिंग मेथड्स जो हैं उनको अडॉप्ट करा जाए, जैसे कि एग्रो इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन। तो यहां पर बात करी गई है किसके बारे में, एग्रो इकोलॉजी के बारे में बात करी गई है, और सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन के बारे में यहां बात करी गई है। अब यहां पर टारगेट के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो जीबीएफ टारगेट 23 टारगेट्स टू अचीव बाय 2030। ठीक है, तो हमने अभी देखा था कि 4 इसके गोल्स हैं 2050 तक, और 2030 तक इसके 23 टारगेट्स हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, तो रेस्टोरेशन ऑफ 30% ऑफ द टेरेस्ट्रियल एंड मरीन इकोसिस्टम, एक ये बहुत बड़ा जो 23 टारगेट्स है उसमें बहुत बड़ा टारगेट एक ये है। ठीक है, कि 30% हमारे जो टेरेस्ट्रियल और मरीन इकोसिस्टम है उनका स्टोरेज हो, है ना, रिस्टोरेशन हो उनका। ठीक है, रिड्यूस टू नियर जीरो द लॉस ऑफ एरियाज ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस एंड हाई इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी। तो यहां पर ये पूरा मेक श्योर करा जाए कि जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है बायोडाइवर्सिटी के, है ना, जिनकी बहुत ज्यादा हाई इंपॉर्टेंस है, उनमें एकदम लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहां पर क्या करा गया है, जो ग्लोबल फूड वेस्ट है ना, उसको भी हमें क्या करना है, उसको भी हमें बहुत कम कर देना। इसके साथ साथ अगर कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात करें, ठीक है, कि ये क्यों इतना हुआ, इसमें ऐसी बातें क्यों हुई, ये क्यों अडॉप्ट करा जा रहा है, तो एक चीज समझिएगा आप यहां पर, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। अकॉर्डिंग टू इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, जिसको बोलते हैं IPBES, a quarter of the plants and animals is it assets for the 2019 global biodiversity outlook are threatened, which translates to about 1 million species facing extinction। तो 10 लाख स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, एकदम कगार पे खड़ी हुई हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। दूसरी चीज, इट अलाइनमेंट विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो ग्लोबल जो आपका बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, इट इज अलाइंड विद UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 3 of which directly deals with environment and thus with biodiversity। तो आप जानते हैं 3 तो डायरेक्टली जो सस्टेनेबल गोल्स हैं हमारे, वो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि गोल नंबर 13 जो कि बात करता है क्लाइमेट एक्शन से। ठीक है, गोल नंबर 14 जो कि बात करता है लाइफ बिलो वाटर से, मतलब आपका जो मरीन इकोसिस्टम है उसके बारे में, और ग्लोबल 15 बात करता है लाइफ ऑफ ऑन लैंड के बारे में, मतलब कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये 3 हैं जो बेसिकली इसके बारे में बात करते हैं, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसको सस्टेनेबल गोल से भी रिलेट करना है।
अब अगर हम लोग इसके फंडिंग के बारे में बात करें कि फंडिंग कैसे होगी, तो बाय 2030 द ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क होप्स टू सी एटलीस्ट $20 billion raised per year from all sources like your domestic, international, public and private sources towards the implementation of the national action plan, national action plans. ठीक है, तो यहां पर बात कर रहा है कितने डॉलर की, तो $200 billion पर ईयर के बारे में. In terms of international funding, developing countries should get at least $20 billion a year by 2025 and at least $30 billion by 2030 through contribution from developed countries. तो जो developed countries हैं उनको developing countries को fund करना है. ठीक है, इसके बाद the global environment facility has been asked to establish in 2023 and until 2030 a special trust fund to support the implementation of global biodiversity framework. तो यहां पर यह बात कर रहा है कि जो हमारा GEF है इसको बोला गया है कि 2023 से लेके 2030 तक आप क्या एक रेस करें, आप एक स्पेशल ट्रस्ट फंड रेस करें. ठीक है, जो कि किसको हेल्प करेगा, जो कि जो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसके इंप्लीमेंटेशन को सपोर्ट करेगा. ठीक है, तो ये था हमारा आपका जो बेसिकली कह सकते हैं मेन पॉइंट. लेकिन यहां पर कुछ और चीजें हैं जो हमको समझनी है, इसकी क्रिटिसिज्म भी समझना है ना, या आप समझ सकते हैं कि इसके कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो भी समझना है. तो यहां पर एक चीज देखिए, जीडीपी एज द चीफ डिटर्मिनेंट ऑफ डेवलपमेंट, चैलेंज टू प्रोटेक्टिंग बायोडायवर्सिटी. तो अब क्या है बेसिकली कि हम लोग जब जीडीपी प्रेजेंट करते हैं तो जीडीपी में हम लोग लॉस कर रहे हैं बायोडायवर्सिटी का. ठीक है, जो हम लोग क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहे हैं, इंपैक्ट कर रहे हैं, और जो उससे लॉस हो रहा है हमारे बायोडायवर्सिटी में, उसको अपने जीडीपी में काउंट नहीं करते. ठीक है, तो यहां पर यही बोला गया है कि जीडीपी में हमें जो बायोडायवर्सिटी लॉस है उसको भी काउंट करना चाहिए. द मेजर चैलेंज to protecting and expanding biodiversity conservation is the use of GDP as the chief determinant of development. ठीक है, GDP is based on a faulty application of economics that excludes depreciation of assets like nature. ठीक है, तो यहां पर बोला जा रहा है जीडीपी जो है एक बहुत ही गलत तरीके से, इकोनॉमिक के एक बहुत ही गलत तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जो कि एक्सक्लूड कर देता है, जो कि काउंट नहीं करता है हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स लाइक नेचर में जो हम लोग हार्म पहुंचा रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पे या डेवलपमेंट के नाम पे, उसको कंसिडर ये नहीं करता, विच इज डिग्रेडेड बाय रिलेंटलेस एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज. The UN's effort to measure wealth more broadly through its Inclusive Wealth Report showed in 2018 that although 135 countries did better on inclusive wealth in 2014 compared to 1919, the global GDP growth rate considerably outpaced the inclusive wealth, an average of 1.8% per year for inclusive wealth compared to 3.4% for GDP per year during this period. तो यहां पर ये बोल रहा है कि हम लोग वही चीज कुल मिला के कि जीडीपी जो हमारी है, जीडीपी की जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें हम लोग कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि हमारा जो डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स है नेचर के जैसा है ना, उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जो हम लोग नेचर को लॉस कर रहे हैं. तो अब हम लोग बात करेंगे यहां पर कुछ ऐसी हमारे स्पीशीज के बारे में जो कि थ्रेटेंड हैं, जो कि रेड लिस्ट में आए हैं. तो यहां पर याद रखिएगा एक बहुत फेमस यहां पर एक हम लोग ने रखा है प्लांट को, हिमालयन फ्रिटिलरी प्लांट अमंग 29 न्यू थ्रेटेंड स्पीशीज इन इंडिया. ये आईयूसीएन ने जो रिलीज करा है उसके बारे में है. ठीक है, तो यहां पर याद करिएगा कि आईयूसीएन ने अभी रेड लिस्ट एक अनवील करी है, रेड लिस्ट. ठीक है, COP15 बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में जो कि मॉन्ट्रियल में हुआ. यहां पर व्हाइट चीक्ड डांसिंग फ्रॉग एक है, व्हाइट चीक्ड डांसिंग फ्रॉग. एक है आपका अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क. ठीक है, एक आपकी शार्क है जिसको बोलते हैं अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क, और एक आपका प्लांट है जिसको बोलते हैं येलो हिमालयन फ्रिटिलरी. ठीक है, ये 29 जो स्पीशीज उसने असेस करी हैं इंडिया में है ना, हैं जो थ्रेट अंडर थ्रेट है. अब यहां पर अगर हम लोग बात करें इनके बारे में व्हाइट चीक डांसिंग फ्रॉग के बारे में, तो व्हाइट चीक डांसिंग फ्रॉग जो है ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है. क्या है, ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है. इट इज ऑल्सो नोन फॉर अ स्मॉल रेंज विद एन एक्सटेंट ऑफ अकरेंस ऑफ अराउंड 167 स्क्वायर किलोमीटर इन वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका. तो ये बेसिकली कहां मिल रहा है जो हमारा डांसिंग फ्रॉग है, तो डांसिंग फ्रॉग हमारा याद रखिएगा कि कर्नाटका का जो वेस्टर्न घाट है वहां पर मिलता है.
लेकिन इसका थ्रेट क्या है? दे आर एंडेंजर्ड विद एक्सटेंशन ड्यू टू लॉस ऑफ देयर हैबिटेट। तो ऑब्वियस सी बात है, डेवलपमेंट के नाम पे जो है वहां पर वेस्टर्न घाट में एनक्रोचमेंट हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। पॉल्यूशन बहुत बड़ा थ्रेट है। चेंजेस इन टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें जो हो रही हैं, ठीक है। डिजीजेस, नई नई डिजीजेस पहुंच रही हैं, ठीक है, जो कि इफेक्ट कर रही हैं चीजों को। पेस्ट आपका हो गया, और इन्वेजिव स्पीशीज भी हैं जो कि खत्म कर रही हैं हमारे अलग अलग स्पीशीज को। तो डांसिंग फ्रॉग उनमें से ऐसा है जो कि एक्चुअली जिसको बहुत बड़ा थ्रेट है, और ये IUCN ने इसको रेड लिस्ट में डाला है। अब अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एक और अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क है, ठीक है। अब ये जो है वनरेबल है, वो एंडेंजर्ड था, ये वनरेबल है। अब इसमें एक चीज समझिएगा, इट इज करेंटली ऑल्सो इट इज करेंटली ओनली नोन फॉर द फ्रॉम द अंडमान सी एंड इज एंडेमिक टू इंडिया, ठीक है। याद रखिएगा कि ये केवल और केवल जो है आपको अंडमान सी में मिलता है, और ये इंडिया में एंडेमिक है, मतलब कि इंडिया के रीजन में ही आपको मिलता है। थ्रेट्स क्या है? इट इज सब्जेक्ट टू फिश प्रेशर अक्रॉस इट्स स्पैटियल एंड डेप्थ रेंज। इट इज टेकन एज बाय कैच इन इंडस्ट्रियल एंड आर्टिसनल फिशरीज विद मल्टीपल फिशिंग गियर्स इंक्लूडिंग ट्रॉल, लॉन्ग लाइन एंड गिल नेट। तो देखो बेसिकली क्या है ये ट्रॉल, लॉन्ग लाइन, गिल नेट, जिससे आप मछली पकड़ते हैं, अलग अलग आपके इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप मछली पकड़ते हैं। तो ये बाय कैच मतलब कि क्या होता है, ये बेसिकली पकड़ी जाती है ये शार्क जो है, और जो इसके आसपास की मछलियां हैं उनके साथ ये भी क्या होता है, ये भी फिशिंग इंडस्ट्री जो है इसको भी पकड़ के ले जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क के बारे में। उसके बाद येलो हिमालयन फ्रिटिलरी प्लांट, ठीक है, ये याद रखिएगा, येलो हिमालयन फ्रिटिलरी प्लांट, ये एक वनरेबल स्पीशीज है, राइट। इट इज मोस्टली फाउंड इन द हिमालयाज, ये हिमालय में मिलता है। हिमालय में जानते हैं आप भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, हिमालय का एक्सटेंशन यहीं पर है और यहीं पर ये मिलते हैं। इसका थ्रेट क्या है? थ्रेट ये है कि स्पीशीज इज थ्रेटेन्ड ड्यू टू अनऑर्गेनाइज्ड हार्वेस्ट, ओवर एक्सट्रैक्शन, अनसस्टेनेबल एंड प्रीमेच्योर हार्वेस्टिंग ऑफ बल्ब्स कपल्ड विद इलीगल हिडन मार्केट। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इसको थ्रेट है ना। ये आपका क्या है? येलो हिमालयन फ्रिटिलरी प्लांट है। अब हम लोग बात करेंगे अगर, तो यहां पर एक और आर्टिकल आपका आता है बायोफ्यूल्स का और बायो रिफाइनरीज का। इसका कंटेक्स्ट क्या है देखिए, एक चीज समझिएगा। इंडिया ड्यूरिंग इट्स presidency of G20 is emphasizing on international collaboration for energy security and enhanced development of energy fuels like biofuel and hydrogen। तो इंडिया प्रेसिडेंसी कर रहा है G20 का, आप जानते हैं, और इंडिया इसमें एम्फसाइज कर रहा है, किसके बारे में एम्फेसिस कर रहा है? ये एम्फसाइज कर रहा है आपका जो हमारा एनर्जी सिक्योरिटी है उसके बारे में, और जो डेवलपमेंट है बायोफ्यूल्स का, है ना, बायोफ्यूल का और हाइड्रोजन का, इसके डेवलपमेंट में बात कर रहा है। तो इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ बायोफ्यूल्स इन द वर्ल्ड। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए भी इंडिया जो है इस पे बात कर रहा है। अब आप समझिए बायोफ्यूल होता क्या है। पहले कई लोगों ने सुना होगा बायोफ्यूल, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग बायोफ्यूल यहां पर हम लोग ने समझाने की कोशिश करी है। बायोफ्यूल इज अ टाइप ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रोबियल, तो आपके बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है, प्लांट एंड एनिमल मटेरियल्स, ठीक है। तो जो प्लांट मटेरियल्स हैं, एनिमल मटेरियल्स हैं, और जो माइक्रोबियल हैं, इनको यूज करके हम लोग जो ईंधन बना रहे हैं, जो फ्यूल बना रहे हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? जैव ईंधन या बायोफ्यूल इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ बायोफ्यूल्स, एग्जाम्पल आप देख लीजिए क्या क्या होते हैं बायोफ्यूल्स। एथेनॉल, एथेनॉल जो है ये एक बायोफ्यूल है, ऑफन मेड फ्रॉम कॉर्न इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड शुगर केन इन ब्राजील। तो जो ब्राजील है, ब्राजील में जो गन्ने हैं, गन्ने का प्रयोग करा जा रहा है, शुगर केन का प्रयोग करा जा रहा है एथेनॉल बनाने के लिए, और यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो कॉर्न का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं? याद रखिएगा, कॉर्न का, है ना। तो आप कहेंगे अच्छा सर, मक्का खाने के साथ साथ क्या यहां पर एथेनॉल भी बना रहा है? यस, एथेनॉल बना रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स बहुत बड़ी मार्केट है, आप जानते हैं, सबसे ज्यादा कॉर्न का प्रोडक्शन है इनका, ठीक है। और शुगर केन की बात करेंगे तो ब्राजील बहुत आगे है शुगर केन प्रोडक्शन में, तो ये लोग एथेनॉल बना रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगर बायोडीजल, ये भी एक क्या है? ये भी आपका एक बायोफ्यूल है जिसको बोलते हैं बायोडीजल। ये कैसे बनता है? तो ये जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं और लिक्विड एनिमल फैट्स जो है, एनिमल फैट सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, तो लिक्विड एनिमल फैट्स जो होते हैं और आपका जो वेजिटेबल ऑयल है, इसको यूज करके बायोडीजल बनाया जा रहा है। यहां पर एक और शब्द आता है आपका ग्रीन डीजल, ठीक है। ये ग्रीन डीजल जो है, याद रखिएगा, एल्गी जो हो गए या अदर प्लांट सोर्सेज, जो आपके प्लांट के सोर्सेज हैं, या एल्गी जिसको काई बोलते हैं, उससे भी हम क्या बना रहे हैं? डीजल बना रहे हैं, उससे भी हम फ्यूल बना रहे हैं। और एक आपका है क्या? बायोगैस। और बायोगैस किससे बनता है? मीथेन डिराइव्ड फ्रॉम
एनिमल मैन्योर एंड अदर डाइजेस्टेड ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, तो ये किससे बेसिकली बन रहा है? तो जो हमारे मैन्योर्स होते हैं, एनिमल मैन्योर होते हैं, उनसे बनता है क्या? उनसे बनता है बायोगैस। बायोफ्यूल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये तीनों फॉर्म में आता है। हाँ, ये जरूर है कि लेटर जो दो हैं आपके, लिक्विड और गैसियस, ये बेसिकली क्या होते हैं? ये सबसे ज्यादा मार्केट में आप कह सकते हैं प्रचलित हैं, क्योंकि इट इज इजियर टू ट्रांसपोर्ट, डिलीवर एंड बर्न क्लीनली, लिक्विड और गैसियस बायोफ्यूल्स। ठीक है, अगर हम लोग इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें, इसके महत्व के बारे में बात करें, तो याद रखिएगा बायोफ्यूल फंक्शन सिमिलरली टू नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स। तो आपका जो कोयला है बेसिकली, है ना, कोयला या डीजल हो गया, उसी की तरह ये फंक्शन करता है। बोथ बर्न व्हेन इग्नाइटेड, मतलब चाहे फिर आपका कोयला हो या पेट्रोल हो या बायोफ्यूल हो, ये आपके बर्न करते हैं, जो कि रिलीज करते हैं एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड टू पावर कार्स और हीट होम्स। ठीक है, द मेन डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट बायोफ्यूल्स कैन बी ग्रोन indefinitely and generally cause less damage to the planet। तो बेसिकली फर्क क्या है? फर्क यह है कि भाई कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, है ना, गैस खत्म हो जाएगी, लेकिन बायोफ्यूल तो आप क्या कर सकते हैं? बार बार आप मक्के की खेती हो रही है, शुगर केन की खेती हो रही है, राइस की हो रही है, वीट की हो रही है, तो खेती तो बहुत आप कह सकते हैं एक तरीके से ये हमेशा चलती रहेगी, राइट। तो बायोफ्यूल आप बार बार क्या कर सकते हैं? आप जनरेट कर सकते हैं, और ये डैमेज भी कम करता है। लेकिन यहां पर एक चीज और आपको समझनी है कि जो सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्रोडक्शन है, जिसपे बहुत ज्यादा फोकस करा जा रहा है, इंडिया भी बहुत बार बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये होता क्या है? 2G एथेनॉल। ठीक है, तो याद रखिएगा सेकेंड जनरेशन 2G डिफर्स फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल इन टर्म्स ऑफ फीड स्टॉक एंड सब्सिक्वेंटली द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो बेसिकली तो क्या है कि जो इसमें स्टॉक, जो हम लोग जो बेसिकली जहां से पैदा कर रहे थे एथेनॉल, है ना, एथेनॉल जहां से पैदा कर रहे थे, वो एक तो बहुत अलग है इसमें, है ना, वो हमने चेंज कर दिया है 2G में। दूसरा प्रोसेस भी थोड़ा चेंज करा है। 2G फीड स्टॉक्स इंक्लूड एग्री रेसिड्यूज लाइक राइस एंड व्हीट स्ट्रॉ। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? जो आपके बचे हुए ठूटे बचे रह जाते हैं, चावल और आपकी जो अब धान जिसको बोलते हैं धान, और जो आपका गेहूं की खेती है उसके बाद जो स्टबल बचे रहते हैं, पराली भी रहते हैं, उनको यूज करने की बात कर रहा है। केन ट्रैश, शुगर केन का जो आपका बचा हुआ भाग हो जाता है वो। कॉर्न कॉब्स एंड स्टूअर, तो आप जानते हैं जब मक्का निकाल लिया जाता है तो मक्के के दाने अलग कर लिए जाते हैं, और जो बीच का डंडा बचता है मक्के का, है ना, जो इस तरीके से मक्के का डंडा बचता है जिसमें मक्के लगे रहते हैं, राइट, वो जो डंडा बचता है इसको कॉब्स बोलते हैं। और स्टूअर क्या है? जो पूरा प्लांट है। तो इनको यूज करके, कॉटन स्टॉक को यूज करके, बैगेसी को यूज करके, या एम्प्टी फ्रूट बंचेस को यूज करके क्या करा जा रहा है? यहां पर जनरेट करा जा रहा है एथेनॉल, जिसको बोले हैं 2G एथेनॉल। अब एक चीज याद रखिएगा, यहां पर एक रीसेंट अपडेट को समझिएगा कि गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड प्रधानमंत्री जीवन योजना फॉर प्रमोटिंग सेकेंड जनरेशन एथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम सेलुलोसिक एंड लिग्नोसेलुलोसिक biomass including petrochemical route in the country by providing financial support for setting up 2G ethanol biorefinery। ठीक है, तो यहां पर ये बात कर रहे हैं, पूरा हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर ये कह रहे हैं कि जो सेलुलोसिक और लिग्नोसेलुलोसिक आपके बायोमास हैं, उनको यूज करके आप क्या बनाएं? आप 2G एथेनॉल बनाएं। यहां पर याद रखिएगा जो जीवन है, जीवन का फुल फॉर्म होता है जैव ईंधन, बायोफ्यूल, मतलब जिसका इंग्लिश में मतलब होता है बायोफ्यूल या जैव ईंधन। और यहां पर वन का मतलब है वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। ठीक है, तो जो अवशेष मतलब जो बचता है, अवशेष मतलब क्या होता है? बचना, जो लेफ्ट ओवर होता है आपका, जब आपकी खेती हो जाती है, लेफ्ट ओवर जो होता है उसका अवशेष का निवारण, मतलब कि उसको क्या करें? उसको जला दें क्या पराली की तरह? नहीं, उसका अनुकूल मतलब कि प्रॉपर आपका क्या होना चाहिए? प्रॉपर उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर उसको आप क्या करना, आपको करना है, यूज करना है। ठीक है, तो जीवन का मतलब यही है, जैव ईंधन, वातावरण अनुकूल, फसल अवशेष निवारण। ठीक है, तो इसमें 2G एथेनॉल के बारे में बहुत बात करी गई है। अब यहां पर एक चीज आपको और समझनी है, वो क्या है? लिमिटेशन है बायोफ्यूल के। बायोफ्यूल के बारे में क्या बोला जाता है? कहा जाता है कि इट टेक्स मोर एथेनॉल दैट गैसोलीन टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ऐसा बोला जाता है कि एथेनॉल आपको ज्यादा चाहिए। अगर आप गैस के बारे में बात करें तो गैस आपका कम लगता है उतनी एनर्जी पैदा करने में, उतनी हीट पैदा करने में, लेकिन एथेनॉल आपका ज्यादा लग जाता है। ठीक है, and critics contend that ethanol use is extremely wasteful because the production of ethanol actually creates a net energy loss while also increasing food prices। तो यहां पर ये क्या कह रहे हैं कि एथेनॉल के प्रोडक्शन में, एथेनॉल जिस तरीके से आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें बहुत आपका ज्यादा
क्या लग जाएगा, फूड लग जाएगा, फूड क्रॉप लग जाएगा, जो कि एक क्या होगा, वो बहुत वेस्टफुल हो जाएगा, है ना। और ये आपका कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो नेट एनर्जी लॉस ही यहां पर आपको निकलेगा, राइट। तो ये इसको क्रिटिसाइज करा जाता है और ये बोलाता है कि अगर हम इस तरीके से एथेनॉल को जनरेट करेंगे तो जिस फूड पर हम लोग जनरेट करेंगे फूड का प्राइस भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एथेनॉल की वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो फूड प्राइसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। सम आर्ग्यू, कुछ आर्ग्यू करते हैं दैट बायो क्रॉप्स वुड गो टू बेटर यूज एज अ सोर्स ऑफ फूड रादर देन फ्यूल। तो कुछ कहते हैं कि भाई ऐसा है, जो बायो क्रॉप्स होते हैं वो खाने के लिए ज्यादा अच्छे हैं, फ्यूल के लिए अच्छे नहीं है उतने। स्पेसिफिक concerns center around the use of large amount of arable land that are required to produce biocrops। ठीक है, तो एक कंसर्न ये भी बहुत ज्यादा है कि आपको बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए इतना सारा क्रॉप को ग्रो करने के लिए, तो ये भी एक कंसर्न है, जिसके वजह से लीडिंग टू प्रॉब्लम सच एज सॉइल इरोजन। ठीक है, क्योंकि आप क्या करेंगे, इतने सारे फूड क्रॉप के लिए पेड़ वेड़ भी काटेंगे, जंगल भी काटेंगे, है ना, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, और डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो जो सॉइल है, जो कि पेड़ों की वजह से, वृक्ष की वजह से, ट्री की वजह से आपकी बनी रहती है, वो इरोड होना आसान हो जाएगी, बारिश में वो आराम से इरोड हो जाएगी, है ना। फर्टिलाइजर रन ऑफ ज्यादा हो जाएगा, तो आपके जो लेक्स हैं वहां पर ज्यादा नाइट्रोजन फास्फोरस पहुंच जाएगा, उसकी वजह से आपका क्या होगा, यूट्रिफिकेशन होगा, या बहुत सारी काई बन जाएगी, एल्गी ब्लूम बन जाएगी। तो ये भी है आपका कि पानी, जो बारिश का पानी है वो फर्टिलाइजर्स को बहा के ले जाएगा, है ना। प्लस सैलिनिटी भी आपकी क्या होगी, इफेक्ट होगी, प्लस आपकी सैलिनिटी भी क्या होगी, इफेक्ट होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 इंपॉर्टेंट हम लोग ने आज आर्टिकल्स कर लिए हैं। आई होप आपके आर्टिकल्स जो हैं आपको समझ में आया होगा। या आखिरी का पॉइंट आपका लिमिटेशंस के बारे में बात कर रहा है बायोफ्यूल के, जो कि मेंस के आंसर राइटिंग में आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे समाधान सीरीज के साथ, और लेके आऊंगा मैं वीक की सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की न्यूज। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।